नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश परीक्षा, पीजी प्रवेश परीक्षा और पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर के, उनकी तिथियों को लेकर के, उनके रिजल्ट को लेकर के, उनकी काउंसलिंग को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आगामी सप्ताह में जो प्रस्तावित है पीएचडी के जो इंटरव्यू प्रस्तावित है, उस पीएचडी के इंटरव्यू में जो आपको रिसर्च प्रपोजल बना करके लेके जाना है, तो वो रिसर्च प्रपोजल कैसे होना चाहिए, कैसे उनका चैप्टर बंटना चाहिए, क्या उनकी हेडिंग्स होनी चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, किस भाषा में होनी चाहिए, क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको आपके रिसर्च प्रपोजल में लिखनी पड़ेंगी, लिखनी चाहिए, और क्या ऐसी गलती है जो आपको मैं कहूँगा कि ना करें। तो उन सारी बातों को लेकर के आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जो लोग पीएचडी के इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, क्या मैं कहूँगा लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में जहाँ भी आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है, तो उन सारे रिसर्च प्रपोजल के लिए जो सूत्र है वो क्या है, मैं उसकी बात करूँगा आज। और मैं चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में 2019 बैच में लॉ फैकल्टी से मेरा खुद का पीएचडी रहा है, और जो मैं अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के गया था और जो मेरे सीनियर्स के पास जो रिसर्च प्रपोजल हुआ करते थे या मेरे बाद के जो बैच में रिसर्च प्रपोजल आए, मैं उन सारे रिसर्च प्रपोजल का आकलन करने के बाद, जो सिनॉप्सिस है उसका आकलन करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी को अगर कुछ इसमें सहायता मिले तो मेरे लिए बेहतर होगा। हम लोग बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। भाषा को लेकर के बहुत सवाल है कि किस भाषा में बनाना है। तो आप किसी भी भाषा में बना सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में बना सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपसे उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि आप इंग्लिश में बोलने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी हिंदी बेहतर है, अगर आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान है, तो प्रयास कीजिए कि आप हिंदी में बोलिए और धारा प्रवाह हिंदी बोलिए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो भाषा को लेकर के बिल्कुल किसी प्रकार की शंका, आशंका, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है, अगर बात लखनऊ विश्वविद्यालय के इंटरव्यू की करें। और इस 30 नंबर के इंटरव्यू में आपका जो 10 नंबर है वो आप पहले से लेकर के अपने साथ आ रहे हैं। 10 नंबर जेआरएफ को वेटेज मिलना है और 5 नंबर का वेटेज मिल रहा है नेट वालों को। मान के चलिए कि यदि आपके पास नेट है तो आप 10 में से 5 नंबर लेकर के आ रहे हैं, 5 नंबर का आपका नुकसान है। और अगर आप जेआरएफ हैं तो 30 नंबर में आप 10 नंबर लेकर के आ रहे हैं, आपका 20 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इस 20 नंबर के इंटरव्यू में जो बहुत मायने रखने वाली बात है वो ये है कि आपको 10 नंबर आपके रिसर्च प्रपोजल पर ही मिलते हैं कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे ड्राफ्ट किया है, और 10 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन पर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब आपको पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, आपको डैश पे भेजा जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप पहले अपना रिसर्च प्रपोजल जो है, अपना जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके मन में सवाल हैं, किस विषय पर आप सोल्व करना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले आप डैश पे जा करके, जो सामने डीआरसी बैठी होती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठी होती है, जो सीनियर प्रोफेसर्स बैठे होते हैं आपकी फैकल्टी के, उनके समझ सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद अपने आप टॉपिक का परिचय कराते हैं। जैसे मेरा टॉपिक लॉ में सेडिशन का था, राजद्रोह का था, तो सबसे पहले अपना परिचय दिया मैंने, उसके बाद अपना सेडिशन का जो टॉपिक था उसके बारे में बात करी, जो सिनॉप्सिस में बना करके लाया था उसके बारे में मैंने अपनी बात करी, और फिर उधर से सवाल आए, सवाल का मैंने जवाब दिया। और यही सामान्य प्रक्रिया है जो सबके साथ होती है। कुछ विभागों में, जो विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक विभाग हैं, जिनके पास सारी व्यवस्था है, वो कभी कभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पीपीटी पर अपने प्रेजेंटेशन करेंगे। पीछे प्रोजेक्टर वगैरह लगा होता है, तो आपसे कहा जाता है कि आप पेन ड्राइव में चीज़ लेकर के आइए। और मैंने भी, जिससे मेरी बात हुई, मैंने सबसे कहा, मैंने पुराने वीडियो में भी कहा कि आप पीपीटी के लिए प्रिपेयर होकर के आइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होकर के आइए, आप स्लाइड्स बना करके आइए और आप हार्ड कॉपी लेकर के भी आइए। तो आपको अपनी बात जो रखनी है उसको इस तरीके से रखना है, आपको अपने टॉपिक को ऐसे प्रेजेंट करना है। कई लोगों से मेरी बात हुई तो सभी लोगों ने कहा कि यहाँ से टॉपिक लिया था, वहाँ से टॉपिक लिया था। तो जो टॉपिक आपको आसानी से मिल जा रहा है, या अगर आपके टॉपिक को गूगल करने पर या टॉपिक को किसी भी सर्च इंजन पे डालने पर बहुत ढेर सारे रिजल्ट आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत चलन में है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ऐसे टॉपिक से थोड़ा बचिए। बचने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि सामान्य सी बात है कि जिस विषय पर बहुत ज़्यादा शोध हो चुका है, उसी विषय पर यदि आप शोध करने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम आपके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को बुलाएं जो कुछ नया, कुछ नवीन, तो कुछ अलग से लेकर के आने वाला है। जैसे आप किसी भी टॉपिक की बात करिए, अगर लॉ की बात कर लीजिए, तो जैसे आप एक सामान्य टॉपिक का आदमी लेकर के आता है कि उसमें जोड़ देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी, आकलन, इसकी स्टडी, ये अप्रोच, वो अप्रोच। तो थोड़ा सा इन सब टॉपिक से बचिए, थोड़े से ये बासी से हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका टॉपिक अगर आपने बना के रखा हुआ है तो बेकार है,
हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें जो उनको समझ में आ जाए, लेकिन जो एक सामान्य सिद्धांत है, जो एक मूड है यहाँ पे लोगों का, वो यही है कि कुछ नवीन करना जो चाह रहा है, कुछ जो नया करना चाह रहा है, उसको लिया जाए शोध करने के लिए। तो प्रयास करिए कि आपका टॉपिक वो रहे, या अगर आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चित है तो आप उसके किसी दूसरे एस्पेक्ट को, आप उसके किसी दूसरे आयाम को अपनी बात उस पर रखिए। आप उस आयाम को मत दिखाइए, आप उसी साइड को मत दिखाइए जो सब लोग देख रहे हैं या देख चुके हैं। आप हो सकता है उसका कुछ दूसरा साइड आप जो आप देख रहे हैं वो हम लोग ना देख पा रहे हैं, हम मीन्स मतलब जो भी लोग बाहर के हैं वो ना देख पा रहे हैं। तो अपनी बात को इस तरीके से रखिए, अपने टॉपिक को इस ढंग से प्रस्तुत करिए कि वहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति के, हर इंटरव्यूअर के मन में ये चीज़ जाए कि इस पर काम पहले नहीं हुआ है या ये बहुत चर्चा में नहीं है। तो टॉपिक का चयन करने में ये गलती ना करें कि जो बहुत चर्चा में है, जो बहुत प्रचलन में है, उसको आप चुन करके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना कैसे है, तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट बता देते हैं आपको कि आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहला जो आपका जो पहला पेज हो उसको आप इंट्रोडक्शन बना के रखिए। इंट्रोडक्शन, और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहिए तो 50 पेज बना करके ले आइए, लेकिन चूंकि बहुत लोग का इंटरव्यू होता है, 50 पेज पढ़ना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है, तर्कसंगत भी नहीं है। आपके ऊपर, बनाने के ऊपर है, आप कितने भी शब्दों का यूज करिए, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन प्रयास ये करिए कि वो कंसाइज हो, प्रिसाइज हो और वो गागर में सागर टाइप का हो, कम शब्दों में लिखा हुआ हो और उस पर आप अच्छी तरीके से तैयारी करके आइए। आप अपने फाइल में, अपने प्रपोजल में, सिनॉप्सिस में कुछ भी ऐसा अनर्गल मत लिख दीजिए जो आपको कहीं से भी ऐसे सर्च करने पर मिल गया है और वहाँ पे जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि ये मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, तो वो माना जाता है कि आप बहुत लापरवाही करके आए हैं, कि जो चीज़ आप लिख करके लाए हैं, तैयारी करके लाए हैं, उस पर भी आपको जानकारी नहीं है। तो 100 शब्द लिखिए, 1000 शब्द लिखिए, आपको जितना लिखना है लिखिए, लेकिन प्रयास करिए कि जो भी आप उसमें लिख रहे हैं उससे आप अवगत जरूर हो, उससे आप वेल अवेयर हो। तो पहला जो आपका होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, और इसमें एक छोटा सा ब्रीफ परिचय दीजिए अपने टॉपिक का कि आपका जो टॉपिक है वो है क्या। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और बहुत लाजमी है कि क्या जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हमने अपना इंटरव्यू दिया है, हम रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जा रहे हैं, क्या हमें रिसर्च उसी विषय पर करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मेरा खुद का जो था टॉपिक था वो इंटरव्यू के समय सेडिशन था, और बाद में मैंने कंसोलिडेशन पे किया, चकबंदी पे किया। तो टॉपिक बदलने की आपकी जो इच्छा है वो आपके काफ़ी गाइड के ऊपर भी काफ़ी रहता है कि आपके गाइड किस विचार के हैं। वैसे जो सामान्य है अमूमन ये टॉपिक चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ में को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जिस टॉपिक पे हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया है उसी टॉपिक पे हमको अपना बाद में शोध भी करना है, रिसर्च भी करना है। उस चीज़ को लेकर के थोड़ा भी निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे एक रोचक टॉपिक को कैसे प्रेजेंट कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना मीन्स आपके अपने टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना है ब्रीफ में। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल सामान्य से हिंदी की बात करें, स्टेटमेंट का मतलब वक्तव्य होता है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या होती है। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, जो आपका इशू है, जो आपका टॉपिक है, उसको लेकर के आप बताएंगे कि क्या उस प्रॉब्लम को स्टेट कैसे करेंगे, उसका एक वक्तव्य लिखेंगे आप कि क्या बात है, किस वजह से आप यहाँ पर आए हैं, किस वजह से उस टॉपिक को आपने चुना है, समस्या क्या है। तो पहला टॉपिक आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो आपका है वो है लिटरेचर रिव्यू। किन किन लिटरेचर से आपने उसको रिव्यू किया है, समीक्षा करी है। लिटरेचर मतलब साहित्य। तो जिन भी लिटरेचर से आपने उसको रिव्यू किया है, रिव्यू करा है, वो आपको उन साहित्यों का भी एक लिस्ट देनी होती है। प्रयास करिए कि कई बार होता है आदमी ऐसे बना लेता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के लिए कुछ भी डाल देता है, बिब्लियोग्राफी में कुछ भी डाल देता है। तो प्रयास करिए अगर आपको ऐसे ही डालना हो तो कुछ कम से कम डालिए ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, थोड़ी टिप्स पे रहे। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो आपकी हाइपोथेसिस है, और इसको मैं 2 बार टिक कर रहा हूँ। 2 बार मैं इसको इसलिए टिक कर रहा हूँ कि आपकी हाइपोथेसिस को लेकर के आपसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जाते ही सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा गया आपकी हाइपोथेसिस क्या है।
हाइपोथेसिस का मतलब कि जो आप खुद हाइपोथिकेट कर रहे हैं अपने मन में, जो आप खुद उस विषय के को लेकर के कल्पना कर रहे हैं, और आपकी हाइपोथेसिस से लेकर के आपकी रिसर्च की एंड में एक बड़ा एक नेक्सस है, एक कनेक्शन है। तो आपकी जो हाइपोथेसिस हो वो बिल्कुल सुलभ सी हो, उनको समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो सामने वाला नहीं सोच रहा होता है। तो जब हम अपनी बात रख रहे होते हैं तो सामने वाले के मन में थोड़ा सा ये विचारों को जन्म देना होता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ तुम भी ऐसा सोचो। तो प्रयास करिए कि हाइपोथेसिस आपकी ऐसी हो जो उनको भी सूट कर जाए, उनको भी समझ में आ जाए। हाइपोथेसिस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइपोथेसिस को लिखते समय शब्दों का चयन और शब्दों की सीमा दोनों को थोड़ा ध्यान रखिए। लिमिट, शब्दों की जो लिमिट है और सब जो आपने चूज किया है, जो चयन किया है, वो दोनों आपको ध्यान में रखना है, वो गड़बड़ नहीं। हाइपोथेसिस के बाद आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? 3-4 ऐसे क्वेश्चंस बनाइए अपने टॉपिक को लेकर के जिस पर आप अपनी रिसर्च बेस करने वाले हैं कि किन रिसर्च क्वेश्चंस पर आप अपनी बात रखेंगे। जैसे आपने कोई टॉपिक लिया, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में जो अपना टॉपिक लिखा, तो उन प्रॉब्लम पर अब आपके मन में क्या क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वो है रिसर्च क्वेश्चंस। और उन रिसर्च क्वेश्चंस पर आप अपने टॉपिक को आगे डेवलप करने वाले हैं, ऐसा उनको आपको बताना है। तो जो आपके क्वेश्चंस हो वो बिल्कुल 3 से 5 के बीच में रखिए, बहुत ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो सवाल ज़्यादा हो जाते हैं, आप खुद भूल जाएंगे। तो प्रयास करिए कि ये रिसर्च क्वेश्चन जो आपके 3 से 5 के बीच में हो और वो आपके इस प्रॉब्लम को कनेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को कनेक्ट करते हो। तो रिसर्च क्वेश्चंस वाली बात हो गई। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आप जो शोध करने वाले हैं उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे आपको अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी शो करना है, आपको अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात बोले, तो आपकी जो रिसर्च मेथड, आप सभी ने अपने मास्टर्स में अगर रिसर्च का पेपर पढ़ा होगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने पढ़ी होगी। रिसर्च के विभिन्न जो मेथड्स हैं, जो विभिन्न तरीके हैं, किन किन माध्यम से रिसर्च होता है, शोध होता है। तो उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करना है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हैं आपके फर्दर रिसर्च में। आप जो शोध करने वाले हैं उसमें आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हैं, आप कौन सी पद्धति यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लिखना है, शो करना है। उसके बाद आपको अपनी स्कोप ऑफ द स्टडी बताना है। स्कोप ऑफ द स्टडी का मतलब कि जो आपका शोध होगा, जो आपकी स्टडी होने जा रही है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप, एक्सटेंट आपने सुना होगा, विषय क्षेत्र। तो आपका जो विषय क्षेत्र है, किस क्षेत्र में आपको स्टडी करनी है, वो आप यहाँ पे स्कोप ऑफ द स्टडी में लिखिए। और प्रयास करिए कि स्कोप ऑफ द स्टडी में जब आप स्कोप लिख रहे हो तो बहुत बड़ा स्कोप मत तलाश लीजिए, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता नहीं है सुनने में। तो जो आपका स्कोप हो वो थोड़ा लिमिटेड हो, थोड़ा सीमित स्कोप। ये हो गया स्कोप ऑफ द स्टडी। उसके बाद आप लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। ये लिमिटेशन ऑफ द स्टडी और रिसर्च मेथोडोलॉजी कमोबेश एक जैसी चीज है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको और मैं कहूँगा सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए लिमिटेशन ऑफ द स्टडी लिखते हैं। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी में आप लिखते हैं कि आप अपनी स्टडी को कितना लिमिट करने वाले हैं। लिमिट करने का मतलब यह है कि आप इंटरव्यूअर के सामने खुद को थोड़ा सा बांध रहे हैं, आप अपनी लिमिट बता रहे हैं कि साहब मैं इतना शोध कर पाऊंगा, आप मुझसे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो थोड़ा वहाँ पे आप लिमिटेशन में अपनी लिमिट बताइए कि मुझे इस मेथोडोलॉजी से ही करना है, क्योंकि मेरा विषय ऐसा है कि मैं इसमें एम्पेरिकल नहीं कर सकता, या मेरा विषय ऐसा है इसमें मैं नॉन एम्पेरिकल करना ही पड़ेगा या नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अपनी बात लिखिएगा कि मैं एम्पेरिकल करूँगा, नॉन एम्पेरिकल करूँगा, या किसी भी मेथड से। कोई नया मेथड अगर आया हो मेरी जानकारी में ना हो, तो अगर आप उस मेथड से करना चाहते हो तो उस मेथड को लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। उसके बाद जो अगली चीज है वो है चैप्टराइजेशन। तो इसमें अब देखिए यहां पे ये अंतर आ रहा है, ये जो है ये इतनी जो बात है इसको हम समझ सकते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों? पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये जो बातें हैं ये सबके प्रपोजल में
चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे स्टैटिक्स का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे लॉ का हो, किसी का भी, उसकी जो ये बात है ये बिल्कुल हूबहू एक जैसी होने वाली है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध के लिए अगर आ रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम लेकर के, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, आप डीयू जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल बनता है वो जो शुरुआती जो पैटर्न है वो यही पैटर्न है। मैं एक बार फिर से अगर दिखाऊं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, अपनी बात से इंट्रोड्यूस कराना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बतानी है आपको, उसके बाद आपको अपना लिटरेचर बताना है कि किस किस लिटरेचर की मदद से आपने काम किया है। हाइपोथेसिस में आपको बताना है कि आपका हाइपोथिकेशन क्या है। हाइपोथेसिस के बाद यहाँ पे आपको रिसर्च क्वेश्चन दिखाने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पर आप अपनी रिसर्च बेस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी बतानी है, स्कोप ऑफ द स्टडी बतानी है और लिमिटेशन ऑफ द स्टडी बतानी है। ये सबका एक जैसा है। उसके बाद जब हम चैप्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो चैप्टराइजेशन में फिर जैसे मैंने अपना बताया कि मेरा टॉपिक सेडिशन था, अब मान लीजिए आपका टॉपिक कुछ है, आपका टॉपिक मैरिटल रेप है, आपका टॉपिक राइट टू इक्वलिटी है, आपका टॉपिक किसी भी ग्रामीण विकास, मुझे फोन आया था ग्रामीण विकास को लेकर के था, पंचायती राज को लेकर के था, तो यहाँ पे जो ये चैप्टराइजेशन है ये अब उस टॉपिक का चैप्टराइजेशन है। जैसे यहाँ पे आप उस टॉपिक को आप थोड़ा सा विस्तार देंगे, उस टॉपिक का थोड़ा सा विस्तार देंगे और यहाँ पे उसको अब थोड़ा ढंग से इंट्रोड्यूस करना है दोबारा। जैसे यहाँ पे आपने ब्रीफ में थोड़ा सा बताया, यहाँ पे आपको बहुत मजबूत बोलना है, बहुत परिष्कृत जो फैक्ट होंगे आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको वो लिखने हैं, ताकि जो एक बार इंट्रोडक्शन आपने जो लिखा हुआ होता है वो आप जब वहाँ पर डायस पर अपना प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो आप अपना ये वाला इंट्रोडक्शन बोलते हैं, आप बहुत ब्रीफ में वो चीज़ बोलते हैं और बाद में जब आप एक कॉपी अपने इंटरव्यूअर को दे देते हैं तो वो आपका जब इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो वो यहाँ पे आता है और आपसे वो इसके बारे में आप कितना जानते हैं उसको लेकर के बात करता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप उसको फैला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका कंसेप्चुअल एनालिसिस है, कंसेप्चुअल एनालिसिस, अब आप चाहिए तो कंसेप्चुअल एनालिसिस का कोई पर्यायवाची अलग बना लीजिए आप, जो भी इसका सिनोनिम हो अगर आपको लगता हो। कुल मिला के लिखना इसके अंदर क्या है कि उस कंसेप्ट का जो एनालिसिस है, उस कंसेप्ट का जो विश्लेषण है, उस जो अवधारणा का विश्लेषण है वो आपको कंसेप्चुअल एनालिसिस में लिखना है। अब इस कंसेप्चुअल एनालिसिस का नाम आप कुछ भी बदल सकते हैं, एन एनालिसिस टू कंसेप्ट, एन एनालिसिस टू योर टॉपिक, जो भी आपका है आप उसमें आप नाम बदल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेरी जानकारी में है वो कंसेप्चुअल एनालिसिस ठीक लगता है। उसके बाद आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना है। जो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उस टॉपिक का, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक चुना तो उस टॉपिक पे आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ इसके पहले इस पे क्या काम हो चुका है, या ये चीज़ क्यों खराब है, या इसमें तुम क्यों इस चीज़ को सुझाव देना चाहते हो। तो आप उसके थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डील करते हो, आप बताते हो कि साहब पहले ऐसी चीज़ें होती थी और अगर मेरे सुझाव मान लिए जाएंगे, अगर ऐसे मैं रिसर्च करूंगा और मैं ये चीज़ लेकर के आता हूँ जो मेरी हाइपोथेसिस है, अगर मैं उसको प्रूव कर दूंगा तो यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको बदल करके जो मेरा न्यू पर्सपेक्टिव है अगर उसको लॉन्च किया जाएगा तो सबका लाभ होगा। तो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की नॉलेज भी रखनी है, अच्छी नॉलेज रखनी है, ताकि आप वहाँ पे प्रभावित कर सके लोगों को। प्रभावित करने का मेरा मतलब ये है कि आप बता सकें कि साहब मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैंने बहुत पीछे जाकर के भी अध्ययन किया है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद आपको अपने सजेशंस देने हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद आपको अपने सजेशन देने हैं। सजेशन क्या देने हैं? आपको उस टॉपिक पर चीजें सुझानी है। मान लीजिए आपने चुना राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप चाहते हो कि विसल ब्लोअर को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए, उस पर लॉस नहीं है। तो आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन पर मान लीजिए इंट्रोडक्शन में राइट टू इन्फॉर्मेशन के विषय में लिखा कि आर्टिकल 19 में हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहां से निकल के आया, उसके बाद उसको राइट घोषित किया गया। अब वहां से आप कंसेप्चुअल एनालिसिस पे आए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन होती क्या है और क्यों चाहिए, उसका कंसेप्चुअल एनालिसिस किया आपने। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप गए, क्योंकि बात आपको विसल ब्लोअर की करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विसल ब्लोअर की बात करनी है। तो विसल ब्लोअर को कितनी बार परेशान किया गया, किन किन केसेस में उनकी हत्या कर दी गई, कहाँ पे उनको अनावश्यक जेल डाल दिया गया, कहाँ पर उनको सूचना न देकर के उन्हीं के ऊपर जुर्माना डाल दिया गया, पेनल्टी मुआवजा लगा दिया गया।
आपको वो सारी बात भी देखनी है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को। उसके बाद आप सजेशन देंगे कि अगर विसल ब्लोअर को उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दिया जाए, उनको थोड़ी सी हैसियत दे दी जाए, पावर दे दी जाए, तो चीज़ों में थोड़ा बदलाव होगा और बेहतर तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जो उनका राइट केवल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो विसल ब्लोअर को भी थोड़ा सा राइट होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है लोगों के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका सजेशन हो गया। उसके बाद जो लास्ट है वह बिल्कुल ब्रीफ में कंक्लूड करिए अपने टॉपिक को, निष्कर्ष आप उसका निकाल के रखिए। जैसे आप ऐसे लिखते थे, कंक्लूजन लिखते थे, वैसे ही आप नीचे कंक्लूजन लिखिए। अब ये चैप्टराइजेशन वाली बात हो गई यहाँ से, जो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया था कि ये एक सेपरेट पार्ट है, ठीक है, ये एक सेपरेट पार्ट है। अब आ जाते हैं वापस और जो आपका ये लास्ट है, यहां पे आप लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी भाई बाइबल से बना हुआ है कि आपने किन किन ग्रंथों का किन किन जगहों से उसको संकलित किया है, उसको कहां कहां से आपने इकट्ठा किया है। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर रिव्यू और बिब्लियोग्राफी, दोनों में अंतर है। और मैं कहूँगा आपको बेहतर अंतर मास्टर्स में अपने पता ही चल चुका होगा। अगर आपको अभी अंतर क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार गूगल जरूर करिएगा। बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर रिव्यू डिस्टिंक्ट हैं, सेपरेट हैं, अलग चीज़ें हैं। और आपके पास आपके सिनॉप्सिस में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जो आप रिसर्च प्रपोजल बना के ला रहे हैं उसमें आपको दोनों चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। तो ऐसे बनेगा आपका ये प्रपोजल। और मैं एक बार फिर से ये दिखा दूँ। सबसे पहले आपको लिखना है अपना इंट्रोडक्शन, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आपकी हाइपोथेसिस होगी। और मैंने फिर से जो कहा कि हाइपोथेसिस में आपको आपके जो शब्दों का जो सीमा है, लिमिट है, उसको ध्यान में रखना है और शब्दों के चयन को भी ध्यान में रखना है। हाइपोथेसिस के बाद जो अगली बात है वो है आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपके रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होने हैं। उसके बाद आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो होनी है। स्कोप ऑफ द स्टडी, आपकी जो स्टडी का स्कोप है वो लिखना है। उसके बाद आपकी जो स्टडी की लिमिटेशन है कि आपको अपनी स्टडी कहाँ तक लिमिट करके रखनी है वो लिखना है। उसके बाद चैप्टराइजेशन, और चैप्टराइजेशन में इंट्रोडक्शन, कंसेप्चुअल एनालिसिस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सजेशन और कंक्लूजन, ये सारी बातें आपको डालनी है। और वापस यहाँ पे आके बिब्लियोग्राफी पे इसको खत्म कर देना है। तो प्रयास करिए कि जो जैसे मैंने बोला कि ये जो 1 से लेकर के 9 और ये जो 11वीं बात है, ये एक मॉडल है। ये किसी भी इंटरव्यू के लिए, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय के पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जरूरी है, चाहे वह एनएलयू हो, चाहे वो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो ये तो बात है कि 1 से लेकर के जो 9 तक यहाँ पर और 11वीं बात जो यहाँ पे है। बाकी जो आपका जो चैप्टराइजेशन है, आपके टॉपिक का चैप्टराइजेशन है। अब मान लीजिए आपके टॉपिक को, जो चैप्टराइजेशन में कह रहा हूँ, अगर उस टॉपिक को डील करने में, डिस्कस करने में आपको कुछ और लिखना पड़े। जैसे मैंने बोला कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब मान लीजिए कोई आपका टॉपिक जो है उसमें आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ना लिख करके कुछ वर्तमान की बात लिखनी है, कुछ जो प्रेजेंट डे का जो एनालिसिस है वो लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही लिखिए, लिखना ही लिखना है, वो अनिवार्य नहीं है। वहाँ पे आप जो आपका प्रेजेंट डे का एनालिसिस है वो लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो कंसेप्चुअल एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है, अगर आप कंसेप्चुअल एनालिसिस के बजाय उसकी किसी अन्य प्रकार की स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने करी हुई है, तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो आपके यहाँ के जो चैप्टर्स हैं, इनको लेकर के मैं बोलूँगा कि वो आप अपने अनुसार करिए। लेकिन प्रयास करिए कि जो ये बातें हैं, ये आपका, ये किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे किसी भी आप सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आने वाला आपका इंटरव्यू है उसको लेकर के, या किसी भी इंटरव्यू को, पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर के, तो प्रयास करिए कि ये सारी बातें ऐसी ही रहें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बात एक बार फिर से दोहराऊंगा कि टॉपिक में नयापन होना चाहिए, टॉपिक में नवीनता होनी चाहिए, टॉपिक ऐसा हो जो विश्लेषणात्मक हो, टॉपिक ऐसा हो जिसको आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सके, बेहतर ढंग से उसकी प्रस्तुतिकरण हो सके। नहीं तो आप टॉपिक सामान्य तौर पर चूज करके आते हैं, आपको लगता है कि आपके पास जेआरएफ है, आपके पास नेट है, तो 10 नंबर 5 नंबर का तो वेटेज चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, नेट जेआरएफ होने के बावजूद आप अगर अपना जो सिनॉप्सिस वो बेहतर बना के नहीं लाते हैं, जो आपका प्रपोजल है बेहतर बना के नहीं लाते, तो आपका नुकसान हो जाता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने, या जहां भी आपको विश्वविद्यालय में पीएचडी करनी है, आप पीएचडी का वहां पर इंटरव्यू क्वालिफाई करें। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई नई अपडेट तिथि को लेकर के होती है, डेट्स को लेकर के होती है, तो जल्दी एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाएंगे।
और तिथि को लेकर के एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि 10 से 15 के बीच में ये बात हुई थी कि इंटरव्यू हो जाए, लेकिन 14 तारीख को नेट का पेपर है और 7 तारीख तक सारे डिपार्टमेंट से डेटा मांगा गया था कि बता दीजिए कि आप कब अपने यहाँ कराना चाहते हैं। 10 से 15 के बीच में टेंटेटिव डेट्स दी गई थी उनको, तो वो डेटा अभी तक वो लोग दे नहीं पाए। इधर 2-3 दिन से इधर लखनऊ में मौसम भी बहुत ख़राब है, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में मौसम भी ख़राब है, तो थोड़ी सी चीज़ें उस चीज़ को लेकर के अव्यवस्थित हो रही हैं। लेकिन धैर्य रखिए, प्रपोजल बनाइए और उसकी पीपीटी बनाइए, प्रेजेंटेशन लगातार करिए, शीशे के सामने खड़े होकर के करिए और अपने मित्रों के साथ उसको लेकर के सवाल पूछिए, डिस्कस करिए। और किसी प्रकार की आपको कोई आवश्यकता हो, कोई सलाह हो, शिकायत सुझाव हो तो आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।